अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल करते हैं, दिसंबर 14 होगा एक सवाल। शायद चैप्टर में क्वेश्चन 7 होगा। अच्छा भाई क्वेश्चन कहा था, देख लें अगर आरजी वाला देखा नहीं। शाबाश, आपने पूछना कुछ। इस बुक में क्वेश्चन 7 होगा, एनर्जी जेन लिमिटेड। पढ़ लें, करता हूं। चाय देना।
जी पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया होगा। ये सवाल पेपर कंडीशन में बहुत मुश्किल सवाल था और बारह चलने समझाता हूँ सवाल, और जो समझाऊंगा उसके बाद अंग्रेजी दोबारा पढ़िएगा। हम एक कंपनी ईजीएल है और हमने $100 मिलियन का लोन लिया था, हैज ऑब्टेन्ड फॉरेन करेंसी लोन ऑफ $100 मिलियन, और ये जब लिया था तो उसी वक्त ही, ये आपको दो टेबल नजर आ रहे हैं। जो पहला टेबल है इसमें उसका रेट, उसकी अमाउंट, कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना था, कब इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू होना था, ये पहले टेबल के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा टेबल नहीं, पहला टेबल। $100 मिलियन दो दफा करके लिया था, 45 एक और 55 एक। दोनों के इंटरेस्ट रेट्स भी फर्क है। ये ट्रेंच ए ट्रेंच बी में फर्क हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से हो। तो ये दो टुकड़ों में लोन लिया था, उनका इंटरेस्ट रेट, उनकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, उनकी डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये पहले टेबल में दी है। इसमें दो रिस्क थे। हम चूंकि पाकिस्तानी कंपनी है तो एक रिस्क डॉलर का है और एक रिस्क जो है वो लाइबोर का है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। इसको हेज किया था हमने, ये स्वैप होता है, ये जो हेज किया हुआ है, हेज जिस बैंक से किया था, जिससे भी किया था, उसने हमें जो वादे किए थे ना, जैसे ट्रेंच ए बताता हूं। ट्रेंच ए कितना लोन था? ट्रेंच ए 45 मिलियन असल में लोन था ये, और इसका इंटरेस्ट था लाइबर प्लस 2.85%। हमने जिस बैंक से स्वैप किया उसने ये कहा कि तुम्हारे $45 मिलियन पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा, तो इंटरेस्ट के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी, यानी जब इंटरेस्ट देना होगा तब भी और जब प्रिंसिपल वापस करना होगा तब भी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, डॉलर तुम हमसे ले लिया करना और हम तुम्हें डॉलर दिया करेंगे 72 ये डॉलर का रेट एप्लीकेबल है फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट भी प्लस इंटरेस्ट भी। ये हो गया रुपीज और डॉलर का मसला। लेकिन कितना इंटरेस्ट? उसने साथ कहा कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है ना, वो तुम जो दे रहे होगे अपने बैंक को, वो होगा लाइबर प्लस 2.85। ये जो 2.85 वाला पोर्शन है ये तुमने खुद ही डील करना है। ये ईजीएल ने खुद ही अरेंज करना है। लाइबोर से ऊपर वाला पोर्शन, मार्जिन ओवर लाइबोर, ये ऊपर वाला हमने खुद ही, जब जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी खुद ही अरेंज करना है। जिससे हम ये सब हेजिंग करा रहे हैं, उसने कहा है कि हम तुम्हारे इस लोन की रीपेमेंट के लिए तुम्हें डॉलर दिया करेंगे और इंटरेस्ट के लिए भी डॉलर दिया करेंगे, लेकिन इतने डॉलर देंगे कि जो लाइबोर के हिसाब से बनते होंगे उसकी जगह हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी काइबर प्लस 0.1%। ये 3 मंथ का जो वर्ड है ना, ये सिर्फ इसलिए होता है कि 3 महीने के बाद काइबर रिवाइज हो जाया करेगा। काइबर एनुअल रेट ही होगा, लेकिन 3 मंथ काइबर का मतलब है कि हर 3 महीने बाद ये रेट रिवाइज हुआ करेगा। 3 मंथ लाइबर के हर 3 महीने बाद लाइबर रिवाइज हुआ करेगा, वो एनुअल रेट। तो जिससे हमने स्वैप किया, उसने कहा तुम्हारे लोन की जो कैलकुलेशंस होंगी, जितना लोन वापस करना होगा उसके पैसे भी और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा, लेकिन जो बनता होगा उसकी कैलकुलेशन हम इसकी बजाय इस रेट के ऊपर करेंगे। जो डॉलर बनेंगे वो भी हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस लाइबर का जो भी रेट होगा हम तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी करेंगे, इस पे नहीं। अच्छा, अब हम तुम्हारे बैंक जिससे तुमने लोन लिया हुआ है उसको हम रीपेमेंट और इसकी अमाउंट खुद पे कर देंगे, तुम सिर्फ हमें इतने पैसे दे देना। मैं अपना जुमला थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, मैंने उस वक्त बात तो ये कर दी थी कि डॉलर हमसे लेना नहीं, सॉरी जुमला ठीक नहीं है। मैं अब रिवाइज बात ऐसे कर रहा हूं कि असल लोन है $45 मिलियन का, लाइबर प्लस 2.85 पे, जिससे हमने स्वैप किया। स्वैप का वर्ड नहीं मैं बता रहा हूं, स्वैप होता है। जिससे स्वैप किया है उस बैंक ने हमें कहा कि तुम ये जो प्लस 2.85 वाली टेंशन है ना, ये तुम खुद संभालोगे, इसको छोड़ दो। तो तुम्हारा लोन का रीपे करना और लाइबर के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता होगा वो हम तुम्हारे बैंक को खुद अपनी जेब से पे कर दिया करेंगे। तुम हमें उतने रुपए पे करोगे जो डॉलर कन्वर्टेड एट दिस बनते होंगे और इंटरेस्ट इस पे बनता होगा। तुम हमें उतने पैसे दिया करोगे, हम तुम्हारे बैंक से खुद ही डील कर लिया करेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन तुम अपने बैंक को खुद डायरेक्टली जाके पे करोगे। कुछ इसी तरह का काम उसने ट्रेंच बी के साथ भी एग्री किया है। ये जो दूसरा टेबल है और जो उसके नीचे लाइन लिखी हुई है, हाउ एवर द हेजिंग कवर्स, ये जरा अंग्रेजी पढ़ के देखें। ये कहानी मैंने समझाई है, ये कहानी समझ नहीं आई तो भी बता दें, और अगर ये कहानी अंग्रेजी से मैच नहीं कर रही तो भी बता दें।
दूसरे टेबल के नीचे लिखी हुई अंग्रेजी और ऊपर जो टेबल का ओरिजिनल टेबल है, ये बात समझे या नहीं? हमने जिस बैंक से लोन लिया था उसके साथ ये टर्म्स तय थी। जो बैंक हमें स्वैप करके दे रहा है उसने कहा है कि उस बैंक की रीपेमेंट प्लस इसके हिसाब से जितना रेट बनेगा वो हम खुद अपने पास से उस बैंक को निपटा दिया करेंगे। सिर्फ ये वाला पोर्शन तुम खुद उनको पे करके आया करना। इसकी जगह तुम हमें इतने रुपए दे दिया करना जो इस सारी कैलकुलेशन पे इस रेट पे रुपए में ट्रांसलेशन होगी और इसकी जगह ये रेट अप्लाई होगा। तो जो रुपए बनेंगे वो हमें दे देना, हम तुम्हारी वो रीपेमेंट खुद संभाल लेंगे। ये इन दो टेबल्स और उसके नीचे लिखी हुई अंग्रेजी का मतलब है। अगर ये बात समझ आई तो सवाल आगे बढ़ेगा, नहीं समझ आई तो मैं और कोशिश करता हूं। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे। ये लोन लिए हुए हमें ऐसा हो गया था और अभी हमने कुछ दिन पहले यहां लोकली बॉन्ड्स इशू किए थे 13% पे और हमें लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा काम था। तो लास्ट पैराग्राफ ये है, सेकंड लास्ट, आफ्टर द सक्सेसफुल इशू ऑफ द बॉन्ड्स EGL is presently considering an option to pay off the entire foreign currency loan by issuing a new series of bonds। और रिक्वायरमेंट की वर्डिंग देखें अगर, एनालाइज द लोन सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन। ये लोन सब्स्टिट्यूशन कहां से आ गई? फॉरेन करेंसी लोन पे ऑफ हो जाएगा, हमारे पास बहुत पैसे हैं कि हम लोन पे ऑफ कर देंगे, नहीं, हम मजीद नया पैसा रेज करेंगे बॉन्ड इशू करके। तो इसलिए लोन सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन कि हम बॉन्ड इशू करके लोकली पैसा रेज करें और उस फॉरेन लोन को पे ऑफ कर दें। तो ये अभी हम सोच रहे हैं कितना पैसा नए बॉन्ड से रेज करेंगे जितना लोन पे ऑफ करने के लिए चाहिए, और नए बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट क्या रखेंगे, ये इस पैराग्राफ में जो अंग्रेजी छुपी हुई है ना, यहां से मतलब निकालना पड़ेगा। यहां तक अगर सवाल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती, एनालाइज द लोन सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन एंड गिव एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस, फुल स्टॉप। तो कैसे कंपेयर करते कि हम पुराना लोन चलाएं या नया लोन रेज कर लें जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़े, या जैसे कल कर रहे थे रीपेमेंट्स की पीवी निकालते, सबसे बेस्ट यही होता। या इनका अब जितना कैश फ्लोज बाकी रह गए उनका IRR निकालते कि हमें कौन सा लोन कितना कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा है फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी यू मे रिस्ट्रिक्ट योर कैलकुलेशंस टू द कैलेंडर ईयर 2015, यानी सिर्फ 2015 को सामने रख के बताना आपने जो भी बताना है। अब उसने जब फॉर द ईयर 15 कह दिया, सिर्फ एक साल को सामने रख के, तो फॉर द ईयर चीजें क्या हुआ करती हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। तो वो सिर्फ 2015 की दोनों ऑप्शंस की फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, और फिर जिस लोन का सिर्फ फॉर द ईयर 15 का इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा, कम बनता होगा, हम उसको प्रेफर करेंगे। ये रिक्वायरमेंट का मतलब निकाला मैंने।
फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ 2015 की बेस पे सॉल्व करना है। तो जब सिर्फ 2015 की बेस पे सॉल्व करेंगे तो 2015 का इसका मतलब हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना होगा। ये है जी सवाल की अप्रोच। हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि एग्जिस्टिंग लोन्स अगर एज इट इज चलते रहे तो 2015 का उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, और दूसरी ऑप्शन अगर हम लोकल बॉन्ड्स पे चले गए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15 क्या होगा। हाँ, तो ये इस दौर में जो लोग फेल हुए थे वो जब रिजल्ट के बाद मिलते थे तो ये उनके बुरा फेस सेविंग मिल गई थी। उन्होंने कहा जी सर बस हम ना वो सवाल खोल के बैठ गए थे बस, हालांकि फेल चाहे 15 नंबर लेके हुए हूं, लेकिन तो इस तरह के सवालों को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी बस जो जितना समझ आ रहा है कर दें, जो जितना समझ आ रहा है। कुछ तो समझ आ रहा होगा ना, अगर आप इसको पढ़ पढ़ के बार बार सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं पकड़ा जा रहा तो जो जितना समझ आ रहा है कर दें कैलकुलेशंस। चलें करता हूं उसको। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमने 2015 को सामने रखा, लास्ट में कहा इट में भी टुडे इज 1 जनवरी 15, तो आज 2015 जनवरी के शुरू में खड़े हैं हम और हमने 2015 की इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है दोनों ऑप्शंस में। ये मैं कर रहा हूं दिसंबर 14, और पहले हम लेते हैं जो एग्जिस्टिंग लोन है, अगर उसी को कंटिन्यू करें तो ऑप्शन 1 ले लेते हैं कि एग्जिस्टिंग लोन कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग लोन। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग लोन। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी आसानी है, आसानी का क्या है, लेकिन थोड़ी सी आसानी है कि अगर ट्रेंच ए समझ आ गया तो ट्रेंच ए की जो कैलकुलेशंस हैं सारी बिल्कुल वही कैलकुलेशंस ट्रेंच बी के लिए, सिर्फ फिगर्स बदलेंगे। यानी अगर ट्रेंच ए क्लिक कर गया तो उसके जितने नंबर वर्किंग के मिलने हैं बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से ट्रेंच बी वाले भी मिल जाएंगे। तो ट्रेंच ए करता हूं सॉल्व। अच्छा, एक तो ये कि ट्रेंच ए सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा हमें कुछ कैलकुलेशंस रुपए में करनी है क्योंकि हमने जिससे स्वैप हेज किया उसने हमें ये कह दिया कि हम बैंक को खुद संभाल लेंगे, तुम हमें इतने रुपए दे दिया करना काइबर प्लस 0.1 पे, लेकिन जो ऊपर वाला 2.85% है वो तुमने खुद मैनेज करना है। तो इस ट्रेंच ए हेज्ड पोर्शन और अनहेज्ड पोर्शन ये हम अलग अलग चलाते हैं। पहले मैं हेज्ड पोर्शन को लेके कर रहा हूं सवाल। अलग अलग मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि जो हेज्ड पोर्शन, अच्छा हाँ, डॉलर लोन है और जो लोकल डिवेंचर्स हैं वो तो रुपीज में होना है, तो हमें इनको कंपेयर करने के लिए रुपीज में ही लाना पड़ेगा ना, तो डॉलर वाले को भी रुपीज में लाना है। तो मैं हेज्ड पोर्शन और अनहेज्ड पोर्शन इसलिए अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं कि इसको रुपीज में लाने के लिए 72 रुपए लगेंगे और अनहेज्ड पोर्शन को रुपीज में लाने के लिए वो स्पॉट रेट लगेंगे। तो इसलिए हेज्ड पोर्शन और अनहेज्ड अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। $45 मिलियन पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, नहीं वो तो रीपे हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एज ऑन 1 जनवरी लोन आउटस्टैंडिंग है कितना। आउटस्टैंडिंग लोन एज एट 1 जनवरी 15 बनता कितना है। 45 मिलियन लिया था, कितनी किस्तों में वापस करना था 29, और अभी हम खड़े हैं 1 जनवरी 15 यानी 31 दिसंबर 14 तक गुजार आए हुए हैं। तो 30 सितंबर 10 से वापसी शुरू कर दी थी, 31 दिसंबर 14 तक कितनी किस्तें दे चुके थे। अच्छा, अगर आप ये निकालना ना चाहें तो चले दूसरा निकाल लेते हैं। 15, 16 2 साल पूरे रहते हैं और 17 की 3 किस्तें रहती हैं, तो 8 और 3 11 किस्तें रहती हैं। भाई आप 10 से जो गिनना शुरू कर रहे हैं तो हम 1 जनवरी 15 पे खड़े हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 4 15 की, 4 16 की और 3 17 की, 11 इंस्टॉलमेंट्स बाकी रहती हैं। 18 पे हो गई और 11 बाकी रहती हैं। तो जो इसकी डॉलर अमाउंट वापस करनी बाकी है वो है जी 11/29। कितना वापस करना है अभी जो मजीद करना है 17 पॉइंट, इतना वापस करना रहता है। हमने ये लोन जो वापस करना है प्रिंसिपल पोर्शन और जो उस पे इंटरेस्ट देना है लाइबोर की हद तक, उसके लिए हमें खुद कहीं से डॉलर अरेंज करना है। जो लोन वापस करना है और जो लाइबोर पोर्शन तक इंटरेस्ट बनता है, इसके लिए खुद हमने डॉलर कहीं से अरेंज करने नहीं। जो हेज किया हुआ है उसने कहा है ये खुद हम पे ऑफ कर देंगे, तुम हमें बस रुपए दे दिया करना। तो हेज्ड पोर्शन की कैलकुलेशन रुपीज में होने लगी।
क्योंकि वो तो देने हमने रुपए ही हैं और उनके ऊपर रेट कैलकुलेट होना है, वो भी काइबर प्लस 0.1 होना है। तो हेज्ड पोर्शन मैंने डॉलर लोन निकाला जरूर है, लेकिन मैं साथ ही इसको रुपीस में भी कन्वर्ट कर देता हूं। चूंकि हमने जिससे हेज किया हुआ है उसने हमें डॉलर कितने रुपए पे तय कर लिया हुआ है, 72 पॉइंट। तो अब हम अपनी सारी हेज्ड पोर्शन की कैलकुलेशंस इसको रुपी में लाके उस रुपी अमाउंट की मेरी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। 1 2 3 1। तो अब हम लोग ट्रेंच ए, अच्छा हम लोग करने क्या लगे, सवाल की प्लानिंग क्या है, हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर 15 निकालने लगे। तो जो हेज्ड पोर्शन है उस पे हमें क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, काइबर प्लस 0.1। अनहेज्ड पोर्शन पे क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, 2.85%। इसी तरह ट्रेंच बी के भी दो हिस्से टोटल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पर उन चारों को ऐड करेंगे तो एग्जिस्टिंग लोन ऑप्शन की टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी। ट्रेंच ए हेज्ड पोर्शन काइबर प्लस 0.1%, ट्रेंच ए अनहेज्ड पोर्शन 2.85%। इसी तरह दोनों पोर्शन ट्रेंच बी के भी होंगे, फिर इन चारों का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर 15 बनेगा। तो अब हमने इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है 2015 के लिए। तो रीपेमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं जैसे वो कल भी बनाया था एक। दो 2015 का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1231। और पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट कितने रेट पे लगेगा, काइबर प्लस 0.1%। काइबर कितना है, लास्ट पैराग्राफ 11.3, और कह रहे हैं जी ये इतना ही रहेगा पूरे साल में। तो 11.3 प्लस 0.1 11.4%, और 11.4% पूरे साल का है। तो क्वार्टर का कितना पड़ा, 2.85। ये भी 2.85 होना, अच्छा। $35.08। फिर उसके बाद रीपेमेंट हो गई। अच्छा ये सवाल में काम आएगी बात, एक इंस्टॉलमेंट कितनी है अगर डॉलर में निकालें तो, इसको 11 पे डिवाइड कर दें बेशक, ये इधर काम आएगी बात। और अगर रुपी में निकालें तो चाहे 1.55 को 72 11 से कर दें, चाहे इसको 11 से डिवाइड कर दें, 11 बाकी रह जाएगा 1119। और फिर क्वार्टर का इंटरेस्ट पड़ेगा, क्वार्टर 1 का इंटरेस्ट इस पे पड़ेगा, फिर ये वापस हो जाएगा, फिर क्वार्टर 2 का इंटरेस्ट इस पे पड़ेगा 31.333। फिर उसके बाद दूसरी रीपेमेंट हो जाएगी 112, बाकी रह जाएगा कितना 1007। इस पे लगेगा 2.85%, तो बन जाएगा 28 पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरी रीपेमेंट हो जाएगी 112, बाकी रह जाएगा 895। इस पे लगेगा 25.51। ये 4 क्वार्टर के इंटरेस्ट बन जाएंगे हेज्ड पोर्शन पे। वन टू 1 पॉइंट, ये हो गया ट्रेंच ए हेज्ड पोर्शन के साल का इंटरेस्ट।
हाँ जी, हेज पोर्शन। अच्छा, अब इसका अनहेज्ड पोर्शन। ये जो अनहेज्ड पोर्शन है उसमें भी कैलकुलेशन तो हमें इंटरेस्ट की ऐसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो 2.85 होगा वो कौन सा वाला होगा? वो जो लाइबर से ऊपर है, वो भी एनुअल 2.85 है। लेकिन हमें इस टेबल में इंटरेस्ट पहले डॉलर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सचेंज रेट लगा के रुपीज में लाना पड़ेगा। यानी यही वाला काम करने लगा हूं मैं, लेकिन इंटरेस्ट दो टुकड़ों में कैलकुलेट करूंगा। अनहेज्ड पोर्शन। अनहेज्ड पोर्शन की जब इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे तो ये 3 कॉलम तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन फर्क ये होगा कि ये मैं डॉलर में बना रहा हूं। उसके बाद उस पर एक्सचेंज रेट लगा के रुपीज में भी लाना पड़ेगा। यहां पर हम डायरेक्टली रुपीज में इसलिए चले गए थे क्योंकि इस सारी कैलकुलेशन में रेट 72 रुपए 11 पैसे ही तय था, तो हमने स्ट्रेट कैलकुलेशन ही रुपीज में चला ली। लेकिन जहां पर असल में जो अनहेज्ड पोर्शन है ये तो वो डॉलर वाला ही है, और हमने हर क्वार्टर के एंड पे जो अपने ओरिजिनल बैंक को 2.85% वाला इंटरेस्ट रेट बनता है वो हमने खुद ही डॉलर खरीद के दिया करने हैं। तो इसलिए ये पहले डॉलर में कैलकुलेशन होगी, फिर रुपीज में जाएंगे। डॉलर में तो ऐसे ही होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना डॉलर चल रहा है? 17.07, और इंटरेस्ट लगना है 2.85 साल का है। क्वार्टर का कितना बना? पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या बनेगा? 0.12। फिर उसके बाद हम एक इंस्टॉलमेंट वापस कर देंगे 1.55, बाकी रह जाएगा 15 दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा 0.11। फिर हम लोग दूसरे क्वार्टर के पैसे भी वापस कर देंगे, फिर रह जाएगा तीसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट पड़ेगा जी पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरे क्वार्टर की भी रीपेमेंट हो जाएगी, बाकी रह जाएगा 12 पॉइंट, और फिर चौथे क्वार्टर का इंटरेस्ट पड़ेगा 0.09। ये डॉलर के 4 इंटरेस्ट हैं, लेकिन हमें इनको रुपीज में लाना है। अच्छा, अब ये मैंने कैलकुलेशन तो की है ऐसे, लेकिन इंटरेस्ट तो क्वार्टर एंड पे ही पे होगा। यानी ये मैंने पहले क्वार्टर एंड का रीपेमेंट से जस्ट पहले इंटरेस्ट निकाला है। तो एक्सचेंज रेट्स कौन से लगाने हैं इस पे? 31 मार्च 15, 30 जून 15, 30 सितंबर 15, 31 दिसंबर 15। तो वो कितने एक्सचेंज रेट? सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि स्पॉट रेट अभी तो 102 है और आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगा के निकालने हैं। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी में फर्स्ट जनवरी 15 वाला रेट कितना है? 102। 31 मार्च वाला कितना होगा? 102 ऊपर 1 प्लस किसका इंटरेस्ट? पाकिस्तान वाला, मतलब काइबोर 1.0285। ये क्या किया मैंने? 11.3। हम तो क्वार्टर बाद निकाल रहे हैं ना, तो 11.3 को क्वार्टर कर लिया। लाइबर कितना है? 2 पॉइंट, उसको भी पर क्वार्टर करें। 58 चले। हम क्वार्टर के बाद का एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं, तो काइबर क्वार्टर वाला, लाइबर क्वार्टर वाला। ये 2.85, ये वाला 2.85 नहीं है। 11.3% साल का, उसको मैंने क्वार्टर का किया है। लाइबर साल का, उसको मैंने क्वार्टर का किया। कितना होगा 31 मार्च को एक्सचेंज रेट? 104.3। 30 जून को कितना होगा? 104.3, 1.0285, 1.0058, 106.66। 30 सितंबर 15 को कितना होगा? 106.66 इंटू 1.0285 डिवाइडेड बाय 1.0058, 109 पॉइंट। और 31 दिसंबर 15 पे कितना होगा? 109.06, 1.0285, 1.0058, 111.52। 31 मार्च, 30 जून,
30 सितंबर और 31 दिसंबर। 12.69, 11.79, 10.86, 9.87, 45 पॉइंट। तो ट्रेंच ए का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर बन गया 45 प्लस 121। ये हो गया ट्रेंच ए। क्योंकि बैंक ने कहा है कि आप प्रिंसिपल के पैसे भी हमें देंगे और जो इंटरेस्ट के पैसे देंगे वो काइबर प्लस 0.1 के हिसाब से देंगे, वो इंटरेस्ट भी लेगा हमसे। दूसरा टेबल देखे ना, प्रिंसिपल और लाइबर ये स्वैप हो जाएगा, प्रिंसिपल 7211 वाला और इंटरेस्ट काइबर प्लस 0.1 वाला। देखिए उसने हमसे पैसे लेने हैं ना बैंक ने, वो हमारे बिहाफ पे प्रिंसिपल वापस करेगा और लाइबर देगा, तो बदले में हमसे भी तो कुछ लेगा। तो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट 7211 के हिसाब से लेगा और जो इंटरेस्ट बनता होगा वो लाइबर की बजाय काइबर प्लस 0.1 के ऊपर कैलकुलेट करके जितना बनता होगा वो लेगा। अच्छा अगर ईमानदारी से करें तो मुश्किल से 5-7 मिनट का काम है। ट्रेंच बी आप करें सॉल्व, बिल्कुल सब सेम, सिर्फ फिगर्स बदलनी है। ट्रेंच बी सॉल्व कर दें, लिख के कर देंगे तो अच्छी बात है।
ज्यादा देर लगे यार। जल्दी जल्दी चल हो गया। तो अगर हम ऑप्शन 1 में चले तो इस ट्रेंच ए के 2 और ट्रेंच बी के 2 टेबल बनाने के बाद फाइनली टोटल फाइनेंस कॉस्ट फॉर 2015 क्या बनेगी, इन चारों को ऐड कर देते हैं। 121.18, 45.2 और ट्रेंच बी वाले बताएं 2 2 5 8 5018। ये हमारे अगर एग्जिस्टिंग लोन कंटिन्यू रहा तो 2015 की फाइनेंस कॉस्ट ये होगी। कंपेयर कैसे कर रहे हैं अब, लोकल से। अगर हम लोकल में चले गए, ऑप्शन 2 हो गई, अगर हम लोकल लोन पे चले जाएं, लोकल डिबेंचर्स, तो इस पे हमें इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी। इसमें ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, मैं आपको उसकी अंग्रेजी समझ जाता हूं। बिजनेस वैल्यूएशन, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की इन्वेस्टर के अभी इस वक्त जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उस पे पीवी। अगर हम कोई डिबेंचर इशू करना चाह रहे हैं और उस पे 10% कूपन रखते हैं और इन्वेस्टर उस 100 रुपए के डिबेंचर के लिए 100 रुपए ही देने को तैयार हो जाता है। अगर हम कोई डिबेंचर इशू करना चाह रहे हैं और हम उस पे कूपन रखते हैं 10% और वो इन्वेस्टर हमें 100 रुपए ही देने को तैयार हो जाता है। ये मैं कल आपने एक जबानी सवाल देखा होगा, डिबेंचर 3 ऑप्शंस थी कल वाली क्लास में, जबानी देखा था। एक 0 कूपन बॉन्ड था, एक मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर था, एक 8% के ऊपर था। तो अगर हम लोगों को डिबेंचर इशू कर रहे हैं और 10% कूपन रख रहे हैं, अगर मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट 10% ही चल रही है तो कितने रुपए देने को तैयार हो जाएंगे लोग हमें, पूरे 100 रुपए। और अगर लोगों की डिमांड मार्केट में 10% से ज्यादा चल रही है तो 100 से कम देंगे ना। अगर हम लोगों को 10% कूपन ऑफर कर रहे हैं, हम कहेंगे 10% मिलेगा, लोगों की डिमांड 10 से ज्यादा है तो हमें वो उस डिबेंचर के 100 रुपए देंगे, कम देंगे। और अगर लोगों की डिमांड 10 से कम है और हम 10 दे रहे हैं तो ज्यादा पैसे देंगे। अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे ही इशू करना चाहें
तो लोगों को कितना कूपन ऑफर करना पड़ेगा जो मार्केट की डिमांड चल रही है। आफ्टर द सक्सेसफुल इश्यू ऑफ द बॉन्ड्स, ये मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। EGL is presently considering an option कि वो फॉरेन लोन वापस कर दे by issuing a new series of bonds. मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं। EGL plans to offer new bonds जिसका इंटरेस्ट रेट होगा तो काइबोर प्लस समथिंग, लेकिन इतना होगा इन लाइन विद द करंट मार्केट प्राइस। यानी जो अभी मार्केट में करंटली ट्रेंड चल रहा है हमारे डिवेंचर्स की, जो अभी मार्केट में प्राइस सेट हुई है, इस वक्त जो ऊपर वाले पैराग्राफ में पता चल रहा है कि हमारा बॉन्ड पुराना वाला 103 रुपए पे बिक रहा है, तो ये 103 रुपए की प्राइस कैसे निकली होगी? जो कूपन है उसके ऊपर लोगों ने डिस्काउंटिंग की होगी अपने इस वक्त के रिक्वायर्ड रेट पे। तो हम नए डिवेंचर के ऊपर क्या कूपन रख के वो नए डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं जो अभी मार्केट में लोगों की डिमांड चल रही है। ये इस सेंटेंस का मतलब है EGL plans to offer new bonds whose interest rate would be linked to 3 month काइबर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम फ्लोटिंग रेट डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन कितना कूपन रखेंगे? इन लाइन विद द करंट मार्केट प्राइस। क्या मतलब है इस बात का? कि जो लोगों के अभी इस वक्त 103.7 रुपए मार्केट वैल्यू में लोगों की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है, उतना कूपन रखेंगे। तो कैसे पता लोगों की क्या रिक्वायरमेंट चल रही है? हमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का YTM निकालना पड़ेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था कि अभी लोगों का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर ये जानना हो तो वो YTM होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी हमें एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स का उसका टाइम पीरियड भी बताया हुआ है, उसकी फेस वैल्यू भी पता है, उसकी मार्केट वैल्यू भी पता है। अगर हम उसका YTM निकालें जो कि IRR होगा उसका, तो उससे पता चल जाएगा लोगों की अभी डिमांड क्या चल रही है। तो हम नए डिवेंचर पे क्या कूपन रखेंगे? उतना ही जो लोगों की भी डिमांड चल रही है। और IRR आप निकाल लेंगे, इसका आंसर आता है 12%, 12%। तो हम नए डिवेंचर का कूपन रखेंगे यकीनन 12%। तो उन नए डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कॉस्ट 12% पड़ेगी और 12% आपको वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। 12% आ जाएगा उसका आंसर। कितने रुपए के नए डिवेंचर इशू करेंगे? टोटल अमाउंट। हमने नए डिवेंचर इशू करने क्यों है? लोन वापस करने हैं। तो कितना लोन वापस करना है? इतना ट्रेंच ए है और ऐसे ट्रेंच बी निकाला होगा वो है। इतना लोन है ना जो वापस करना है। तो 1231 एक है और 23491 एक, इतना है जो हमने वापस करना है। इतने रुपए के डिवेंचर इशू करेंगे और उन पे कूपन रेट इतना होगा। तो 1 साल 2015 का इंटरेस्ट पड़ेगा डिवेंचर्स पे। कितना बना? 429.60। अच्छा, अगर हम लोन पे ऑफ करेंगे तो डिवेंचर इशू करने से उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट तो पड़ेगी, लेकिन हमसे सवाल पूछा है 2015 का, तो लोन पे ऑफ करने पे पेनल्टी भी पड़नी है। ये बात लिखी हुई है दूसरे पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ के एंड पे। अगर हम टर्मिनेशन करवाएंगे इन केस ऑफ अर्ली टर्मिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लोन, EGL विल बी रिक्वायर्ड टू पे 1.5% पेनल्टी। और ये जो 1.5% पेनल्टी देंगे, ये भी वो हेजिंग वाले एग्रीमेंट में कवर हो जाएगी? नहीं। तो ये जो पेनल्टी है ये हमें फिर मार्केट से डॉलर खरीद के देनी पड़ेगी। ट्रेंच ए का लोन कितना बाकी है? 17.07। ट्रेंच बी का कितना? 27.5। इन पे हमें 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी अभी 1 जनवरी को, और मार्केट से डॉलर मिलेगा 102 का। अगर हम लोकल डिवेंचर ऑप्शन पे जाएंगे तो ही ये कॉस्ट पड़ेगी ना, 68.79। तो अगर हम लोग लोन कंटिन्यू करते हैं तो ये 2015 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पे ऑफ करते हैं तो ये, तो पे ऑफ करना ज्यादा बेहतर है।
जी, सवाल की अंग्रेजी में कोई डाउट खरीद। डेट फाइनेंसिंग बस बहुत है। और ये जो आपको 4-5 सवाल दिखाए हैं, इन सब में ना नसीहत ये है कि सवाल की वर्डिंग को ही बहुत ध्यान से पढ़ के फिर ही आइडिया मिलेगा कि क्या करना है। कुछ और भी पुराने सवाल डाले हुए मैंने, क्वेश्चन 7 से ऊपर कोई 1-2 सवाल हैं जो शायद मैंने नहीं जिक्र किए, वो आप बाद में अगर कभी करना चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन इनसे यही सिखाना था कि सवाल की वर्डिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा और पूरे बीएफडी में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं नॉलेज वो इस पे टेस्ट हो रहा होगा। देखिए, फॉरेन करेंसी भी आ गया, आई निकालना भी आ गया, तो इसलिए मैं ये चैप्टर एंड पे कराता हूं। इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग में ना 2-3 टर्म्स हैं, वो नाम लेके भी पूछी जा सकती हैं। ज्यादा पुराने सवालों में पूछी होती थी, अब इसका इतना कोई ट्रेंड रह नहीं गया है, लेकिन बहरहाल इक्विटी फाइनेंसिंग पे आ गया। डेट फाइनेंस बस बहुत है। डेट फाइनेंस का कंक्लूजन ये है कि सवाल ध्यान से पढ़ना। इक्विटी फाइनेंसिंग में ना 2 टर्म्स हैं जो आपसे नाम लेके पूछी जा सकती हैं, और ये दोनों टर्म्स राइट इशू से रिलेटेड है। राइट इशू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि कंपनी को जब पैसा और चाहिए तो पहले उन लोगों से पूछेंगे, और फाइनेंस की हद तक, लॉ नहीं, फाइनेंस की हद तक वो मान भी जाएंगे। फेस वैल्यू पे ही इशू करने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं है। कंपनी को देखना पड़ेगा कि अभी इस वक्त कंपनी की हालत औकात क्या है। अगर मार्केट में शेयर्स मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे बिक रहे हैं, तो कंपनी जब नए शेयर ऑफर करेगी एग्जिस्टिंग लोगों को, अच्छा मार्केट से खरीद कर लोगों को दे देगी, नए इशू करेगी, तो उन इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट कब होगा? जब उनको ऑफर की जा रही होगी मार्केट प्राइस से कम पे। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो राइट इशू फाइनेंस की हद तक ये होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू करना, और ये तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये लोअर प्राइस पे होंगे। तो फाइनेंस की हद तक राइट इशू ये कि जब नए शेयर इशू किए जाएंगे मार्केट प्राइस से सस्ते पे। इससे रिलेटेड एक चीज नाम लेके पूछी जा सकती है, जो अगर रिपोर्टिंग नहीं, अब तो सिलेबस में नहीं है, कैफ में चला गया। अब तो एक चीज होती है TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये नाम लेके भी पूछी जा सकती है, पुराने सवाल में पूछी जाती थी। इसका कॉन्सेप्ट मिसाल से समझाता हूं, फिर उसी से फॉर्मूला भी बना दूंगा। करंट मार्केट प्राइस है 40 रुपए, एग्जिस्टिंग इशूड शेयर कैपिटल है 5 मिलियन शेयर्स। कंपनी इज कंसिडरिंग right issue of 2 for 5 at a price of 30 रुपए। जब कंपनी राइट इशू कर देगी तो शेयर की मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? है पढ़ेगा तो क्या होगा?
बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? इसका असल जवाब तो ये है कि बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उतनी भी रह सकती है, क्योंकि लोग इससे क्या परसीव करेंगे ये तो डिपेंड करता है राइट इशू किन हालात में हो रही है। अब तो बिजनेस वैल्यूएशन भी पड़ गया यार। अगर राइट इशू इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को ये बताया जाता है कि हमें पैसे चाहिए ताकि हम फलानी कंपनी को खरीद सकें, तो हो सकता है लोग इतने खुश हो जाएं कि ये तो बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है, तो इस खुशी में मार्केट प्राइस बढ़ भी सकती है। फिर हो सकता है कंपनी को पैसे चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, तो भी मार्केट प्राइस बढ़ सकती है। हो सकता है कंपनी को पैसे चाहिए ओनर से क्योंकि लोन पे ऑफ करना है, हालात खराब है, तो कोई भी परसेप्शन लोगों की हो सकती है, तो मार्केट प्राइस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी। कम होके कहां तक पहुंच जाएगी, इसको टीईआरपी कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। यानी अच्छा मुझे नहीं पता इसका असल मतलब ये है कि नहीं है, बारे मैंने मतलब ये निकाला हुआ है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग राइट के बाद प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी जब राइट इशू हो जाएगा तो उसके बाद प्राइस कहां तक पहुंच जाएगी, इसको टीईआरपी या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं। और इसके लिए सिंपल सा फार्मूला ये है, जो बचपन में आपने कहीं इन्वेंट्री का एवरेज रेट का फार्मूला पढ़ा होगा, वो ये कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितनी है, 5 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 40, हाँ जी 200 मिलियन। राइट इशू से मजीद कितना पैसा रेज हो जाएगा, कितने शेयर इशू होंगे, और 2 for 5 2 मिलियन, कितने का एक, पांच मिलियन जो पहले हैं उनकी वर्थ इतनी है, जो 2 मिलियन और रेज होंगे तो उनसे टोटल इतना पैसा आएगा। अब इक्विटी की टोटल अमाउंट इतनी होगी और शेयर्स कितने होंगे 7, तो एक कितने का होगा 260 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मिलियन, 37.15, ये होता है टीआरपी कि जितने एग्जिस्टिंग हैं, यानी अगर मैं इन्वेंट्री की टर्म में बात करूं तो इतने यूनिट्स इतने रुपए वाले हैं, इतने यूनिट्स इतने रुपए वाले हैं, तो एवरेज रेट अमाउंट ऐड करके यूनिट से डिवाइड कर दें, ये है टीईआरपी। जी टीआरपी। अच्छा ये एक चीज है जो नाम लेके कैलकुलेट हो सकती है, एक और चीज जब राइट इशू अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ऑफर हुई है, इसकी लीगल डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ फाइनेंस की हद तक समझा रहा हूं। जिसको राइट इशू ऑफर हुआ है उसके हवाले एक लेटर कर दिया, यानी जिस बंदे के पास पहले 500 शेयर्स थे उसको 200 नए शेयर्स मिलने का लेटर घर आया हुआ है कि आपके पास पहले 500 शेयर्स थे, आपको हम 200 शेयर्स और इशू करना चाह रहे हैं 2 for 5, उसके पास ये लेटर आया हुआ है। फिर बता रहा हूं उसकी लीगल डिटेल के चक्कर में नहीं पढ़ा मैं, ना मुझे पता है ना मैं उस डिटेल में जा रहा हूं, बगैर लीगल डिटेल में गए वो ये चिट्ठी जैसे शेयर्स किसी को बेच सकता है तो फिर वो चिट्ठी भी किसी को बेच सकता है। अब जिस किसी को ये चिट्ठी बिकेगी और अपने शेयर भी बेच रहा होगा और साथ ही चिट्ठी बेच रहा होगा, तो वो इस चिट्ठी के पैसे देगा इसको कि बेकार चिट्ठी देगा? क्यों, क्या फायदा इस पर्ची का? सस्ते शेयर खरीदने की ऑफर है इस पर्ची के अंदर, तो इस पर्ची की भी एक वर्थ हो सकती है, उस पर्ची की वर्थ को कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट। इस पर्ची की वर्थ कितनी है, जिसको ये पर्ची मिलेगी उसको कितने रुपए में शेयर मिल जाएगा, एक शेयर। लेकिन जब ये 30 रुपए देके शेयर खरीदेगा तो उस शेयर की वर्थ कितनी होगी, 40 या 37? 37। तो इसको इस पर्ची का फायदा 7.515 का है, ये होती है वैल्यू ऑफ राइट, यानी टीईआरपी और एक्सरसाइज प्राइस, इसको वैल्यू ऑफ राइट कहते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ राइट है ना, इसको एक और डिग्री पे जाके कैलकुलेट किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर। इसका मतलब यह है
कि उसके पास ये पर्ची कब पहुंचेगी? अगर उसके पास पहले 5 शेयर्स होंगे तो। जिस इंडिविजुअल को ये पर्ची मिली है, उसको ये पर्ची क्यों मिली है? उसके पास अगर 5 शेयर हैं तो उसको 2 पर्चियां मिली हैं। यानी अगर उसके पास 5 शेयर्स हैं तो उसको इतनी वर्थ की पर्चियां मिल गई हैं। तो उसको 5 शेयर्स मौजूद होना इतना फायदा देंगे। तो पर शेयर फायदा कितना है? तो ये 2 चीजें हैं जो नाम लेके कैलकुलेट हो सकती हैं, टीईआरपी और वैल्यू ऑफ राइट। अच्छा, टीईआरपी के बारे में ना ये टीआरपी की फिगर ओके। टीआरपी के बारे में एक बात बता रहा हूं, वो आप अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा, लिख जरूर लेना। अगर ये राइट इशू कंपनी लोगों को ये अनाउंस करके कर रही है कि हम इस पैसे से एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और साथ ही उस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी भी अनाउंस कर देती है, यानी कंपनी ये कह रही है कि हम लोग आपसे इस पैसे को लेके इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है, और 15 मिलियन की एनपीवी हमें उम्मीद है उससे मिलने की। तो लोगों को जब ये खबर मिलेगी तो कंपनी की इक्विटी की वर्थ और बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 15 मिलियन रुपए से। यानी अगर राइट इशू करते हुए कंपनी ये अनाउंस कर दे कि इन पैसों से एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट होने वाला है और उस प्रोजेक्ट की इतनी एनपीवी की हमें उम्मीद है, तो बिजनेस की वैल्यू उतने रुपए से स्ट्रेट बढ़ जाएगी। जैसे मैं अभी 15 मिलियन कह रहा हूं तो कंपनी की वैल्यू 15 मिलियन बढ़ जाएगी। अब जब हम टीईआरपी निकालेंगे तो दिस प्लस 15 2। तो अगर राइट इशू से बिजनेस ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और ये बात आवाम को बता भी दी, तो जो उस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड एनपीवी होगी वो कंपनी की इक्विटी की वैल्यू में स्ट्रेट एडिशन होगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। आप कर दीजिए बुक में है क्वेश्चन 8, द डायरेक्टर्स ऑफ पीएसडी, द डायरेक्टर्स ऑफ पीएसडी। ये जून 10 अटेम्प्ट का सवाल है। दी डायरेक्टर्स ऑफ पीएसडी, इसकी रिक्वायरमेंट ए का 0.1 और 0.2 करिएगा, छोटा सा सवाल है। 0.3 फिर मैं बताता हूं। रिक्वायरमेंट ए का 0.1 और 0.2 करिएगा, फिर 0.3 मैं बताऊंगा।
अरे छोटी सी कैलकुलेशन थी आज। हाँ जी, अच्छा इसका 0.3 पड़े जरा, ए का 0.3, रिक्वायरमेंट का 3। शेयर प्राइस कैलकुलेट करवा रहा साल बाद की, ये तो बिजनेस रिलेशन हो गया है ना, तो बिल्कुल ठीक है। मेथड कौन सा अवेलेबल है सवाल में या रिक्वायरमेंट में या सवाल में? पीई रेशो, पी रेशो, क्योंकि उसने कहा है कि अगर राइट इशू ऑप्शन पे गए तो पी रेशो वही रहेगी जो है, और अगर लोन ऑप्शन पे गए तो 30% कम हो जाएगी। तो ये पीई रेशो से शेयर की वैल्यूएशन करवा रहा है, अभी की के साल बाद की, साल बाद की। तो शेयर प्राइस पी रेशो निकालने के लिए हम ईपीएस चाहिए होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे शेयर पी रेशो से। तो इसका मतलब हमें अब ईयर 1 की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। राइट इशू ऑप्शन पे गए तो नंबर ऑफ शेयर्स और होंगे, बैंक लोन ऑप्शन पे गए तो नंबर ऑफ शेयर्स और होंगे। तो ईपीएस पैट निकलेगा और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होगा, और पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्राइस आ जाएगी। ये रिक्वायरमेंट 3 की वर्डिंग देखें, यही मतलब है। तो बेशक जबानी सोल्यूशन ही देख लें, खैर है सोल्यूशन ही देख लें, पार्ट 3 का सोल्यूशन देख लें। साल की इनकम स्टेटमेंट दोनों ऑप्शन पे बना के, एक ऑप्शन में इंटरेस्ट जो पहले है वही रहेगा, दूसरी ऑप्शन में मजीद इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल सा है, तो सोल्यूशन ही देख लें, खैर है। हाँ जी ठीक है, चलें ठीक है, नमाज पढ़ लें, फिर आखिरी लेक्चर 84 लगाते हैं।